आए, पार्लियामेंट में आए, तो लोकसभा में सिर्फ 14% जो तो आपने सुना कितनी अच्छी अच्छी राय निकलकर सामने आई। सबसे अच्छी एक बड़ी खूबसूरत सी राय सुनने को मिली जिसमें कहा गया कि जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं तो महिलाओं के पैर के आगे करके, महिलाओं के पैर के जरिए, क्योंकि माना जाता है कि लक्ष्मी के द्वारा गृह प्रवेश हुआ है। इसी तरह संसद का जो उद्घाटन हुआ है महिला आरक्षण बिल के साथ, ये गृह प्रवेश की तरह है। तो ये एक बेहतरीन विचार। बहरहाल अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लिए चलते हैं और बताते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। 12 सितंबर 1996 का उस दिन था जब पहली बार देवगौड़ा सरकार के राज में इस बिल को लाया गया था और इसको लेकिन ये पारित नहीं कराया जा सकता। इसके बाद वाजपेयी सरकार के दौरान भी 1998 में बिल को पेश किया गया। 2010 में मनमोहन सरकार में भी राज्यसभा से बिल पास हुआ लेकिन लोकसभा में अटक गया। एक बार फिर मोदी सरकार बिल पेश करके बड़ा कदम उठा रही है और इस बार इसके पास हो जाने की पूरी उम्मीद है। सरकार के पास बहुमत है, विपक्ष भी साथ खड़ी है। लेकिन अब आइए समझते हैं लोकसभा में आज जो बिल पेश हुआ है उसके पारित हो जाने के बाद महिलाओं को क्या मिलने वाला है। सबसे पहले लोकसभा में 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। लेकिन एक बात और बता दें आपको कि जब परिसीमन होगा यानी कि दोबारा से चीजें तय होंगी तो सीटों की संख्या भी बढ़ेंगी। विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हो जाएगा। बिल में 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान यानी कि शुरुआत के 15 साल यह आरक्षण इसी तरह से लागू होता रहेगा। इसके बाद उस पर फैसला लिया जाएगा। 15 साल के बाद आरक्षण लागू रखने के लिए फिर से बिल पेश करना होगा और उसको कंटिन्यू करने के लिए बिल लाना होगा। अब समझिए SC ST महिलाओं को मौजूदा व्यवस्था में जो 84 सीटें आरक्षित हैं उनका क्या होगा, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल क्या SC ST का आरक्षण बरकरार रहेगा, ये जानते हैं। इसका जवाब है नहीं। मोदी सरकार ने नए बिल नारी शक्ति वंदन में पेश किए प्रावधान के मुताबिक जो 84 आरक्षित सीटें हैं उन सबको मिलाकर 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी और SC ST को भी उसी आरक्षण में उसका लाभ जो है वो दिया जाएगा। यानी कि इस हिसाब से लोकसभा में नया समीकरण क्या होगा ये आपको बताते हैं। दरअसल कुल महिला आरक्षित सीटें हो जाएंगी 181, SC महिलाओं की रिजर्व सीटें हो जाएंगी 28, ST महिलाओं की रिजर्व सीटें हो जाएंगी 16, सामान्य वर्ग की महिलाओं की रिजर्व सीटें हो जाएंगी 137। ये आंकड़ा जो है इसके बाद, इस बिल के पास हो जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद ये आंकड़ा सामने रहेगा जो अभी मैंने आपको बताया। अब इसमें एक बात का ख्याल और रखिएगा कि साल 2026 के बाद सीटों का परिसीमन किया जाएगा, जिस बात का जिक्र अभी मैं चंद सेकंड पहले आपसे कर रहा था। और उसके बाद सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो अभी आपने आरक्षित सीटों का जो आंकड़ा देखा उसमें भी बड़ा बदलाव होगा। ये भी जान लीजिए कि इस बिल के मुताबिक OBC के लिए अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। यानी 181 में से SC ST को छोड़कर 137 सीटें जो रिजर्व होंगी उस पर सामान्य वर्ग और OBC महिलाएं चुनाव लड़ पाएंगी, यानी कि वो दोनों के लिए होगा। यानी आज 19 सितंबर को नए संसद भवन में जो नारी शक्ति बिल पेश किया गया जिसका नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक है वो 128वां संविधान संशोधन बिल है। और आइए आपको समझाते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक पारित कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके लिए बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराना होता है। कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से इसे पास कराना जरूरी है। यह संविधान संशोधन विधेयक है, दो तिहाई बहुमत से संसद से पास इसे कराना होगा, जबकि राज्यों में साधारण बहुमत से इसे पास कराना होगा, तभी इसको मंजूरी मिलेगी। लेकिन यह प्रावधान भी होगा कि आरक्षण की यह व्यवस्था राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषद में लागू नहीं होगा। मतलब इस बिल के कानून बनने पर यह सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में ही मान्य होगा। तो 2023 में ही बिल अगर पास हो गया तो इस बिल को लागू करने में कितना वक्त मिलने लगेगा, अब इस प्रक्रिया को भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। कानून के जानकारों की माने तो 2026 के बाद से देश की लोकसभा सीटों की परिसीमन किए जाने की संभावना है और उसके बाद इसे लागू किया जा सकता है। यानी 2024 के चुनाव के पहले इसके लागू होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। यानी कि इसका जो इंपैक्ट है वो सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव में या उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में जमीन पर दिख सकता है। 2024 का चुनाव नजदीक है, जिस वजह से महिला आरक्षण मुद्दे पर हर पार्टी अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। आपने सुना होगा कि हर पार्टी कह रही है ये बिल तो हम लेकर आए थे, ये बिल तो हमने पास कराया था, इस बिल को तो हमने सबसे पहले लाया था, इस बिल पर चर्चा हमने सबसे पहले की थी। कांग्रेस इस मुद्दे को भी नहीं छोड़ना चाह रही क्योंकि साल 2010 में राज्यसभा से बिल पास करा लिया गया था। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बात को उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दुरुस्त कर लेने की सलाह भी दे दी। आइए वो बयान आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री खुद अब देख लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। सर गृह मंत्री जी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। सर कृपया अलो कर दिया जाए। सर
सर माननीय गृह मंत्री जी, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए। तो आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से जवाब दिया, लेकिन राज्यसभा में भी इस बिल को लेकर आज तीखी बहस हुई। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एससी एसटी को टिकट देने में पार्टियां भेदभाव करती हैं, तो निर्मला सीतारमण ने इस पर पलटवार किया और कहा कि जिस देश में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, उस पार्टी में, उस बीजेपी में महिला सशक्त हैं, वहां महिलाओं से कोई भेदभाव नहीं होता। ये भी सुनिए। To make a sweeping that all parties choose. पार्लियामेंट में हो गया, एक तो ज्वाइंट वहां पर सेंट्रल हॉल में, अब फिर यहां पर। और इस बहसबाजी और हंगामे के पहले पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर प्रवेश द्वार खोल दें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, देश की महिलाएं मजबूत होंगी, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ेगी, सत्ता में बढ़ेगी, तो इससे देश और आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री को सुनिए। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्रियों को आपने सुना, अब सुनवाते हैं आपको एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी का बयान। हालांकि अजहरुद्दीन ओवैसी हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, तो इस बार कैसे पीछे रहते, इस मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। अब सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। जो 50% का एक डेफिसिट है, उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। देखिए, जब आप महिलाओं को के लिए बना रहे हैं तो क्या ओबीसी महिला नहीं जीत कर आए यहां पर? और इसी के साथ नए संसद भवन की कार्रवाई आज आपने देखी। नए संसद भवन में किस तरह से हंगामा हुआ आपने देखा। अब बात करते हैं नए संसद भवन की। आज से पूरी संसदीय कार्यप्रणाली, संसदीय व्यवस्था नए संसद भवन में शिफ्ट कर गई। सबसे पहले आपको उसकी तस्वीरें सुनवाते हैं और सुनाते हैं किस तरह से नए संसद भवन का आज कार्यक्रम शुरू हुआ। हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना है। तो संसद भवन के बाहर से आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है का स्पेशल एडिशन। और बता दो, इस वक्त गर्मी थोड़ी ज्यादा है संसद भवन के ऊपर, क्योंकि नए संसद भवन में जो संसदीय व्यवस्था है वो शिफ्ट हो गई है। और नए संसद भवन में शिफ्ट होने के बाद आज काफी हंगामा और तल्खियत देखने को मिली पक्ष और विपक्ष में। शायद उसी का असर हो कि मुझे यहाँ इतनी गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि संसद भवन ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब नए संसद भवन वो पहुंचे तो लोगों को संबोधित किया और नए संसद भवन को लेकर क्या कुछ कहा, नए संसद भवन के काम को लेकर क्या कुछ कहा, पुराने संसद भवन के बारे में क्या कुछ कहा, आपको प्रधानमंत्री की वो बातें सुनवा। जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामी दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और अब बातचीत करते हैं एक और अहम खबर की जो अंतर्राष्ट्रीय है, जो भारत और कनाडा के रिश्ते से जुड़ी हुई